सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश दुबे और मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जो कि केवल वेबसाइट नहीं है बल्कि एक पूरा फुल स्टैक कोडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका नाम है बघंट। अब ये बघंट आखिर है क्या, इसके बारे में समझते हैं। बघंट एक फुल स्टैक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे यूज़र रजिस्टर करता है, अपने डोमेन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करता है एंड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट या फिर सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड पार्ट शुरू होता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, लाइक जो भी कोड यूज़र सबमिट करता है वो ऑटोमेटिक कंपाइल होता है, रन होता है, एग्जीक्यूट होता है एंड वर्डिक्ट जनरेट करता है। अब आखिर ये वर्डिक्ट है क्या, इसके बारे में अभी हम लोग कुछ देर बाद में समझेंगे, तो वीडियो में बने रहें। एंड आखिर ये वर्डिक्ट, इसका फ्लो, बघंट, आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसके बारे में भी हम लोग एंड टू एंड पूरा एग्जीक्यूशन इंजन और कॉन्टेक्स्ट, इसका जितना भी है सब कुछ के बारे में समझेंगे। आखिर रिएक्ट, मोनाको एडिटर, जस्ट जीरो एपीआई क्या है, बैक एंड और फ्रंट एंड का टाइम सिंक कैसे हो रहा है, यूज़र का फ्लो कैसे चल रहा है, एडमिन का फ्लो कैसे चल रहा है, इन सारी चीज़ों को पूरे डिटेल्स में समझेंगे एंड देखेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो उससे पहले मैं एक डेमो दिखाना चाहूँगा। पहले हम लोग अपने पूरे वेबसाइट का एक डेमो देखते हैं, उसके बाद मैं इसका एंड टू एंड पूरा एग्जीक्यूशन इंजन समझाता हूँ। तो बने रहें एंड चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स गो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको ऑन करके रखा है। तो अब इसका पूरा वर्किंग फ्लो समझते हैं। ये है हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। अब मैं यहाँ पे फटाक रजिस्ट्रेशन करता हूँ। इसका एक पूरा डेमो अच्छे से लेते हैं एंड ये मैंने नाम डाल दिया, अपना ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मैं XYZ डाल देता हूँ एंड gmail.com कर देते हैं। देन कॉलेज का नाम, कॉलेज में KIPM गोरखपुर से हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन पेज का एकेडमिक ईयर एंड लैंग्वेज यहाँ पे जिस लैंग्वेज में हम लोग चूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज में सारा कोड मिलेगा। जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ पाइथन, चूज़ कर लेते हैं, कंटिन्यू। ये है हमारा वेटिंग स्क्रीन पे सारे रूल्स दिखाए जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग वेटिंग करेंगे उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने एडमिन पेज पे, क्योंकि अपना पूरा फ्लो स्टार्ट होगा एडमिन पेज से ही। क्योंकि जब तक एडमिन स्टार्ट नहीं करेगा एग्ज़ाम को तब तक वो सारी चीज़ें, एग्ज़ाम या कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये है वेटिंग स्क्रीन। हम लोग एंटर करते हैं अपने, आ गया। अब जैसे ही एडमिन ने स्टार्ट किया इवेंट, वैसे ही अपना यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। अपना काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब ये 10 से लेकर 0 तक जाएगा। 0 पर जाते ही हमें मिलेगा एक स्टार्ट बटन। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हम लोग पहुँच जाएंगे अपने इवेंट पे। जैसे कि स्टार्ट बटन मिल चुका है, क्लिक किया एंड बूम, ये है हमारा मोनाको एडिटर। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है एंड ये जो टाइमिंग है ये सिंक हो रहा है बैकएंड के थ्रू। तो अगर कोई भी यूज़र एग्ज़ाम में लेट ज्वाइन होता है तो उसका टाइम सारे यूज़र्स के साथ सिंक होगा, ना कि उसका, यानी 60 मिनट उसका दिखाए, इन लोग का 45 मिनट चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोगों का टाइमिंग सेम रहेगा। ये है बैकएंड का जादू। तो बैकएंड का जादू। अब जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें क्या सॉल्व करना है, इसमें सेल्फ में एक एरर ये फंक्शन दिया गया है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है। यहाँ पे टास्क दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि आखिर कैसे लाने हैं। लाइक मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। मैंने इसमें इस कॉलम को हटा दिया। अब जैसे ही मैंने फुल स्क्रीन मोड से हटाने की कोशिश की वैसे ही एक वार्निंग मिला। क्या है, टैब स्विच या फुल स्क्रीन डिटेक्टेड। ये है एंटी चीट। ये जो एंटी चीट है ये भी अपने प्रोजेक्ट का सबसे मेन हिस्सा है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, इसका पूरा फ्लो भी समझेंगे। तो री एंटर करते हैं स्क्रीन पे। मैं दोबारा री एंटर हो चुका हूँ, इसको सेव नेक्स्ट करते चलते हैं। तो
यूज़र ने सेव किया, मैं जल्दी जल्दी अब सेव नेक्स्ट करके इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भी दिखानी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं उन हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। शायद मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को ना दिखा पाऊँ, बट मैं जब एक्सप्लेनेशन करूँगा उसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा, आखिर इसका वर्किंग फ्लो कैसे चल रहा है। तो उस पर करते हैं, पहले मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही हम लोग आ गए अपने एग्ज़िट पोर्टल पे। अब आते हैं एडमिन पेज पे। एडमिन पेज पे क्या है, अब चलते हैं अपने लीडर बोर्ड पेज पे, जहाँ पे दिखेगा कि हमारे यूज़र ने कितना सही किया एंड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पे उसकी पोजीशन दिखा रही है, यहाँ पे हंटर दिखा रहा है, यहाँ पे इफ़िशियंसी दिखा रही है। ये जो पोजीशन है ये रैंकिंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर किसी ने 10 क्वेश्चन सही किए हैं वो फर्स्ट पे आ जाएगा, किसी ने 9 किए वो सेकंड पे, किसी ने 2 किए हैं वो थर्ड पे, किसी ने एक भी नहीं किए हैं तो वो नीचे। अगर डिस्क्वालीफाई यूज़र हो जाता है, जैसे कि फुल स्क्रीन मोड से एग्ज़िट हुआ एंड डिस्क्वालीफाई हो गया, तो वो एकदम लास्ट में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम लोग देखते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। ये है कंट्रोल सेंटर, जहाँ से हम लोग पूरे इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एडमिन ही इवेंट स्टार्ट करता है और एंड भी करता है। ये सारी चीज़ें लीडर बोर्ड पे तो मैं दिखा ही चुका हूँ। एंड सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है हमारा लाइव रिपोर्ट, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आखिर यूज़र ने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है एंड उसमें क्या एरर आया है। इसमें आया है रन टाइम एरर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बग था एंड मैंने कुछ भी फिक्स नहीं किया। मैंने जस्ट एक कॉलन हटाया था, बाकी कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से इवेंट को एंड किया जा सकता है। अगर यूज़र टाइम ख़त्म होने से पहले सबमिट करता है तो ठीक, अगर उसका टाइम ख़त्म होता है तो सबका ऑटो सबमिट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोड सबमिशन का, क्योंकि जब भी यूज़र अपना कोड सबमिट करता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पूरे कोड का रन होता है, जो कि रन करता है जज ज़ीरो API। इसके बारे में बस 5 मिनट में भी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन मोड पे और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसका एक पूरा डायग्राम, आखिर इसकी वर्किंग क्या है। तो चलते हैं इरेजर। वैसे ये एक टूल है जहाँ पे हम लोग सारी अपनी चीज़ों का फ्लो डायग्राम हर एक चीज़ों को देख सकते हैं, ट्राई फॉर फ्री। मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन कर रखा है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑलरेडी मैंने इसका डायग्राम बना कर रखा है एंड काफ़ी सारी चीज़ें को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आखिर सारी चीज़ें हैं क्या। तो पहले मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ एंड इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डायग्राम बना कर रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको समझाने से पहले सबसे पहले मैं इसका पूरा यूज़र फ्लो समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग ये डायग्राम देखेंगे आखिर इसमें सारी चीज़ें हैं क्या। क्योंकि हम लोग एक बार जब सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि आखिर इस डायग्राम को कहना चाहता है। और इन द लास्ट में मैं इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करूँगा, आपको कैसे मिलेगा इसका पूरा एक मैंने PDF बना दिया है कि इसकी वर्किंग फ्लो आखिर सारी चीज़ें हैं क्या। तो अपने यूज़र का फ्लो पूरा रेडी हो चुका है, तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आखिर ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। जैसे यूज़र आता है सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे। अब रजिस्ट्रेशन पेज पे वो रजिस्टर करता है अपना नेम, ईमेल, कॉलेज का नेम एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आखिर लैंग्वेज और ईयर चूज़ ही क्यों करते हैं। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो लैंग्वेज वहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर बगन सिस्टम में, यानी हमारे इवेंट में जो जूनियर्स हैं उनके पास सीनियर्स से बहुत कम नॉलेज है। उनको केवल C आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर C को ही पढ़ाया जाता है, उनके पास अदर लैंग्वेजेस की नॉलेज नहीं होती है। एंड जो सीनियर्स होते हैं वो ऑलरेडी जावा, पाइथन एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ईजी होती है। बट
जूनियर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब हम लोग ईयर सेलेक्ट करते हैं तो ईयर सेलेक्ट करने के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं। अब ये क्या है, क्वेश्चंस का सेट आखिर क्या है? तो क्वेश्चंस का सेट ऐसे होता है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए सेट ए एंड सेट बी। अब जैसे क्या सीन है कि जैसे किसी ने सेलेक्ट किया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, जैसे ही उन्होंने सेलेक्ट किया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, वैसे ही क्या होता है, उनको सेट ए का क्वेश्चन मिलता है। ए का क्वेश्चन मिलता है। अब जैसे ही उनको सेट ए का क्वेश्चन मिला, अब ये सेट ए और सेट बी की आखिर ज़रूरत है क्योंकि सेट ए में थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और सेट बी में हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर सीनियर्स एंड जूनियर्स के लिए थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ पे जो भी लीडर बोर्ड का लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे ही ईयर सेलेक्ट हुआ वो जाते हैं वेटिंग स्क्रीन पे। वेटिंग स्क्रीन पे सारे रूल्स लिखे होते हैं जो कि वो रूल्स को समझते हैं, आखिर रूल्स क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने डेमो में दिखाया था। रूल्स हो गया, देन एडमिन ने क्या किया, स्टार्ट किया। अब वेटिंग स्क्रीन से एक मैं ऐसे बना देता हूँ एंड यहाँ पे एडमिन स्टार्ट करता है एग्ज़ाम को। एडमिन ने जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही जो यूज़र है वो चला आता है काउंटडाउन स्क्रीन पे। अब वो जैसे ही यहाँ पर आया, जैसे ही 10 से 0 हुआ वो पहुँच जाता है लाइव एग्ज़ाम पे। अब लाइव एग्ज़ाम पे क्या होता है, लाइव एग्ज़ाम पे यहाँ पे उसको जो भी उसका कोड होता है, लाइक ये लाइव एग्ज़ाम है, यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, कोड हो जाता है, कोड उसको मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे ही वो लाइव एग्ज़ाम पे पहुँचते हैं वहाँ पे उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बगी कोड प्रोवाइड किया जाता है, ना कि उनको फुल्ली कोड प्रोवाइड किया जाता है। अब ये बगी कोड क्या है, बगी कोड में कुछ ना कुछ बग होता है या फिर किसी का आउटपुट अलग होता है, किसी का कुछ अलग होता है, ऐसे ही। अब ये कोड आखिर वहाँ पे दिखते कहते हैं, ये सारे डेटाबेस से आते हैं। डेटाबेस में जो क्वेश्चंस का होता है उनका फॉर्म कुछ अलग होता है, उनको एक जेसन फाइल में लिखा जाता है, जो कि मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा। आखिर उसकी जेसन फाइल कैसी है उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो उसको एक जेसन फॉर्मेट में रखा जाता है ताकि उस कोड को, जो बगी कोड है वही केवल यूज़र को दिखे, ना कि रैप कोड दिखे। अब ये रैप कोड आखिर है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आखिर ये WRAPPER रैपर कोड, अब ये रैपर कोड होता क्या है? रैपर कोड वह होता है जैसे कि यूज़र ने जो बगी कोड है वो तो उसको तो केवल एक फंक्शन मिल रहा है जिसमें कोई ना कोई एरर है, या फिर एक छोटा सा पार्ट मिल रहा है कोड का जिसमें कोई ना कोई बग है, उसको फिक्स करना है। बट जो रैपर कोड है वहाँ पे हर लैंग्वेजेस के हिसाब से उसका मेन फंक्शन या मेन मेथड जब तक कॉल नहीं होता है तब तक प्रोग्राम रन नहीं होता है। वही कोड हम लोग प्रोवाइड करते हैं रैपर कोड में। रैपर कोड में वही सारे कोड होते हैं। तो जैसे ही एग्ज़ाम पे जैसे ही यूज़र सबमिट करता है कोड को, बगी कोड को जैसे ही सॉल्व करके सबमिट किया, एपीआई हिट होती है। एपीआई हिट होते ही जो यूज़र का बगी कोड होता है और रैप कोड होता है दोनों एक में इंजेक्ट होता है, जज 0 के पास जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है मैं इसको लिख कर समझाता हूँ। तो यहाँ पे रैप कोड इंजेक्ट होता है। अब इंजेक्ट किसके साथ होता है? बगी कोड के साथ। जैसे ही बगी कोड के साथ इंजेक्ट हुआ उसके बाद तुरंत ही क्या होता है, जज 0 के पास जाता है। जज 0, अब ये जज 0 आखिर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। जज 0 एक ओपन सोर्स एपीआई है जो कि प्रोवाइड करता है एक डॉकर सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट। अब ये डॉकर सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट आखिर है क्या? ये कोड एग्जीक्यूशन के लिए
यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफरेंट आईडीज़ मिली होती हैं। अब ये आईडीज़ का आखिर काम क्या होता है उसको बताते हैं। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में चूज़ किया है जावा, तो जावा की जो आईडी होती है वो होती है 61। ऐसे ही सी है, सी की जो आईडी होती है वो होती है 50। ऐसे ही सेम एज जो अपना पाइथन है, पाइथन की जो आईडी होती है वो होती है 64। अब ऐसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस की अलग अलग आईडीज़ होती हैं। अब इन आईडीज़ का काम क्या होता है, अगर जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लो, यूज़र आया, यूज़र ने रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट किया सी लैंग्वेज। अब उसने सेलेक्ट तो कर लिया है सी लैंग्वेज, उसने गया कोड को, जो बगी कोड है उसको सॉल्व किया, उसको सबमिट कर दिया। बट जो हमारा बैकएंड है, जो जज0 एपीआई है, वो आखिर कैसे समझेगी कि हमको ये किस लैंग्वेज का कोड मिल रहा है। उस कोड को समझने के लिए ये आईडीज़ यूज़ होती हैं कि आखिर हमको कौन सा कोड मिल रहा है और इसको किस तरह से कंपाइल करना है। उसके लिए ये आईडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हर लैंग्वेज के लिए। तो जज0 एपीआई एक ओपन सोर्स एपीआई है जो कि कोड को कंपाइल करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके बारे में बस इतना ही जानिए, क्योंकि जज0 एक ऐसी एपीआई है जिसको पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड अगर इसके बारे में और भी डिटेल में फुल्ली डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी टाइम लगता है करने में सारी चीज़ें। खैर ये वीडियो भी मैं 2 बजे रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे 2 बजने ही वाला है। तो खैर भटकते नहीं है, अपने बात पे आते हैं, मतलब अपने काम पे आते हैं। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है इसलिए थोड़ा बहुत होगा ग्लिच, पता नहीं मैं क्या बोल दूँ, बट प्लीज़ थोड़ा सा क्या करिए, जो करना है करिए, वो छोड़िए। तो जैसे ही ये आईडीज़ मिली, हो गया सारी चीज़ें। ऐसे ही जज0 के पास जाती हैं, यहाँ पे आई, जज0 ने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जैसे ही वो कंपाइल होती हैं, फिर कंपाइल होके उसको एग्जीक्यूट करता है, EXECUTE, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। अब उसको मिलता है वर्डिक्ट। अब ये वर्डिक्ट क्या है, VERDICT, वर्डिक्ट, जिसके बारे में हम लोग तब से बात कर रहे थे। आखिर वो वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट मीन्स, इसको ऐसे समझो कि कोड को हमारे जज0 एपीआई ने कोड को कंपाइल कर दिया। अब हमको पता करना रहेगा कि वो सही कंपाइल हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा आउटपुट आया है या नहीं आया है, उस चीज़ को ये वर्डिक्ट ही बताता है। यानी अगर कंपाइलर रन टाइम एरर आ रहा है, रॉन्ग आंसर आ रहा है, आउटपुट रॉन्ग है, या हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, इन सब केसेस को बताता है वर्डिक्ट। और वर्डिक्ट के ही थ्रू एडमिन को पता चलता है कि यूज़र का कौन सा कोड सही है, कौन सा कोड रॉन्ग है, कौन से कोड में कौन सा एरर आया है। ये काम होता है वर्डिक्ट का। जैसे ही यूज़र सबमिशन किया एंड वो पहुंच जाता है एग्जिट पे। ये है पूरा यूज़र का एक फ्लो, जो ये सारी चीज़ें चलता है। इसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, और भी बाकी सारी चीज़ें हैं। अब तो ये तो केवल यूज़र का फ्लो था। अब हम समझते हैं ये आखिर फुल स्क्रीन पे क्यों विजिबिलिटी ब्लर हो जा रहा है, यूज़र को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, री एंटर का ऑप्शन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आखिर हैं क्या। तो पहले मैं इन सब को हटा देता हूँ। हाँ, पहले मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा दें। हाँ, तो जैसे ही अब ये एंटी चीट है क्या, कि जैसे ही यूज़र ने कोई भी, अब ये एंटी चीट आखिर है क्या, कि जैसे ही यूज़र फुल स्क्रीन मोड एग्जिट करता है, राइट क्लिक करता है, या किसी भी तरह का टूल यूज़ करने की कोशिश करता है, उसको एक वार्निंग शो होता है।
अब ये वार्निंग क्या होती है? वार्निंग होती है या तो फुल स्क्रीन डिटेक्टेड, या फिर उसने राइट क्लिक किया, या फिर ऐसा कोई भी टूल यूज़ किया जिससे वो चीटिंग कर सकता है। तो उन सब केसेस में उसको एक वार्निंग पॉपअप आता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो चीट नहीं कर सकता है। री एंटर करता है, बट सेकेंड टाइम जैसे ही वो अगेन चीट करने की कोशिश करता है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट मेरा यही है, एंड सबसे ज़्यादा टाइम भी मुझे इसी को बनाने में लगा है। एंड इसमें एक चीज़ और है, अगर वो क्वेश्चन के बीच में पूरे पेज को रिलोड कर देता है तो भी उसका डेटा सेव होता है ड्यू टू लोकल स्टोरेज, क्योंकि वो जितने क्वेश्चंस करते जाता है उसका डेटा लोकल स्टोरेज में भी सेव होते रहता है, ताकि उसको दोबारा स्टार्टिंग से न करना पड़े। वो जहाँ पे छोड़ा हो या नेटवर्क इशू की वजह से अगर वो फुल स्क्रीन से बाहर जा रहा है या पेज रिलोड हो गया या नेटवर्क लॉस्ट हो गया, तो उन सारी चीज़ों पे भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। देन ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बचा तो नहीं है, वैसे मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर ही कर दी हैं। हाँ, अब बात करते हैं लीडर बोर्ड पे आखिर कैसे पता चलता है, क्योंकि जूनियर्स का सेट अलग होता है, सीनियर्स का सेट अलग होता है। तो आखिर हम लोग विनर कैसे डिसाइड करते हैं? तो विनर ऐसे डिसाइड होता है कि अगर सीनियर का क्वेश्चन, जैसे सीनियर ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया 10 मिनट में, जूनियर ने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 5 ही मिनट में, बट वहाँ पे हमारा विनर होगा सीनियर, क्योंकि उसके पास जूनियर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस हैं। जूनियर्स केवल एक ही केस में जीतता है, अगर उसने सीनियर से ज़्यादा क्वेश्चंस भी किए हैं एंड टाइम भी कम लिया है, तब जाके जूनियर का विनर होता है, नहीं तो सीनियर विनर है उस केस में। और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम लोग के इवेंट में तो हम लोगों ने दोनों का सेट सेम ही रखा था, सीनियर्स के लिए भी सेम क्वेश्चन, जूनियर के लिए भी सेम क्वेश्चन। एंड इस इवेंट में सबसे बड़ा इशू हुआ था। अब वह क्या इशू था उसका बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी उतने अच्छे से कवर नहीं की हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी मैं कवर करूँगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।